माना जाएगा। यानी कि साबरमती ले जाया जाएगा। मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो उनको साबरमती में निरुद्ध करने का है। लेकिन इस बीच यूपी पुलिस ने ये भी कह रखा है कि उमेश पाल के मर्डर केस में अभी तक उमेश पाल के मर्डर केस में वो अभियुक्त नहीं है। लेकिन पूछताछ की परमिशन तो मांगी न गई, कतई नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो अभिरक्षा में न रहे कानून की निगाह में। अशरफ का साथ क्या हुआ? अशरफ दोष मुक्त कर दिए गए। तो क्या आप बरेली लौट जाएंगे वापस बरेली जेल में? निश्चित रूप से। ठीक है। अब राजू पाल को लेकर के अब जिस तरीके से अभी राजू पाल के बारे में मैं कुछ बताने में समर्थ नहीं हूँ। उमेश पाल का परिवार कह रहा है कि न्याय की जीत हुई है, न्याय मिला है मैक्सिमम सजा के बाद। आप उनकी बात आप प्रचारित कर दीजिए। लेकिन मैं तो आपकी बात करने के लिए नहीं, मैं अपनी बात क्या रखूं? किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के विपरीत मैं क्या कह सकता हूं? तो तस्वीर बनी है इसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और वो सवाल पर भी उन्होंने कहा साबरमती जेल को लेकर, अशरफ को लेकर और तमाम प्रतिक्रिया दी। एक बार फिर से रुक करते हैं नवीन का, और उमेश पाल के घर पर वो मौजूद है। कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। तो देखिए उमेश पाल के परिजनों की जो प्रतिक्रिया आई वो हमने आपको सुनाया। उमेश पाल की जो मां हैं, उनकी पत्नी हैं, उमेश पाल की पत्नी ने मुख्यमंत्री से अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं घर में अकेली हूं और मुख्यमंत्री जी मेरे पिता समान है, इसलिए वो हमारा ख्याल रखें। मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, अतीक के वकील का भी वर्जन आ गया है, उमेश पाल के घर से भी वर्जन आ गया है। क्या अपडेट है इस केस में? नए कुछ रिपोर्ट, जो फैसला लिखा गया उसमें कुछ नए बिंदु सामने आए क्या? देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जो फैसला आया उसमें अदालत ने अतीक अहमद समेत जो 3 लोग दोषी करार दिए गए थे उन तीनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ साथ तीनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया, यानी 1-1 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर उमेश पाल के परिवार वालों को देने होंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि क्या उमेश पाल का जो परिवार है वो ये इन आरोपियों से, इन दोषियों से 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड कबूल करेगा या नहीं। लेकिन अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें इस जो किडनैपिंग का जो केस था उसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है। इसी वजह से फांसी की सजा नहीं सुनाई हुई है। तीनों जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया था, उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने। इसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इस वक्त जो तीनों दोषी करार दिए गए हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो, चाहे जो बाकी लोग हों, उन लोगों को जो है वो अभी कोर्ट रूम में मौजूद है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोर्ट रूम के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी है। अतीक अहमद के जो वकील हैं दयाशंकर मिश्र, वो यहां से जा रहे हैं, उनके पीछे वकीलों का हुजूम है, मीडिया कर्मियों का हुजूम है, खासी गहमा गहमी अफरा तफरी का माहौल है कोर्ट रूम के बाहर। लेकिन आपको बता दें कि 17 साल के बाद उमेश पाल का जो किडनैपिंग केस था, 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण किया गया था। उस मामले में 17 साल के बाद अदालत का फैसला आया है और आज जो फैसला आया है उसमें कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद समेत जो 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं उन तीनों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ तीनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जो तीनों दोषी हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जो औपचारिकताएं होती हैं उन औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जमानत का यहाँ पर सवाल नहीं उठता है। आज माफिया को दोषी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में। तो देखिए ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि, और चलिए इस पूरे फैसले को लेकर वकीलों का, अधिवक्ताओं का क्या कहना सुनते हैं। को वापस साबरमती भेजा जाएगा। अभी तक तो यही है, उनको साबरमती से जेल से लाया गया है, इस वजह से साबरमती जेल ही वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, अंदर क्या क्या हुआ सर, स्टार्टिंग से अगर बात की। 2009 के बाद किस तरीके से ये इस मुकदमे को हम लोग आगे ले गए। जो भी इस कोर्ट का आदेश होता था उसके खिलाफ एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। लास्ट में जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने
6 सप्ताह का समय दिया एमपी एमएलए कोर्ट को कि 6 सप्ताह के अंदर जजमेंट करके इस केस का हमको इंटीमेट करिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तब जाकर के इस मुकदमे का निस्तारण हो पाया। क्योंकि 10 एक्यूज थे, इतने प्रभावी थे कि कोई न कोई प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमे में यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको लिंगर रखना चाहते थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया डिसाइड करने के लिए। फिर अतीक अहमद उस ऑर्डर के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया और स्ट्रिक्टली इस कोर्ट को ऑर्डर किया कि 6 सप्ताह के अंदर इस केस को निस्तारित करके हमको इंटीमेट करिए। सर, उमेश पाल की फैमिली को सब न्याय मिला? उमेश भाई बिल्कुल न्याय मिला, बिल्कुल न्याय मिला। तो देखिए, आप सुन रहे थे वकीलों को, वो कह रहे हैं कि उमेश पाल को न्याय मिला है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, मोहम्मद मोइन का हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये सजा का ऐलान हुआ है, उमेश पाल के घर से प्रतिक्रियाएं आ गई, अब आगे की स्थिति क्या है और रिमांड पुलिस मांगेगी या नहीं मांगेगी अतीक की, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस रिमांड मांगेगी या नहीं, इस बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कानून के जानकार सुनील श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जिस उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? अब इसमें आगे की न्यायिक प्रक्रिया ये है कि जिसको दोषी करार किया गया वो अपील में जाएंगे। अगर अपील में कोर्ट समझती है तो उनको अपील में बेल देगी, अपील एडमिट करके फिर बेल देगी, ऐसी प्रक्रिया है। हाँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसकी कोई प्रक्रिया नहीं, हाई कोर्ट की ही प्रक्रिया है अपील में बेल की। अच्छा, जो अपील होगी वो सीधे अब हाई कोर्ट में ही होगी? सीधे हाई कोर्ट में अपील होगी, वो यहाँ की कोई प्रक्रिया नहीं उसकी। आज यहाँ पर जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती? नहीं, जमानत की अर्जी कोई नहीं दाखिल की जा सकती। मतलब अब अगर और जो 2 लोग दोषी करार में जिसमें सजा हुई है, इस केस के लिए अपील में हाई कोर्ट में ही अपील करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, ये सुनील श्रीवास्तव जी हैं, कानून के जानकार हैं, जो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग दोषी करार दिए गए हैं, अगर वो इस फैसले से असहमत हैं, इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देना होगा और वहीं पर जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। अगर अदालत चाहेगी तो वहाँ पर पहले इंटरिम बेल दे सकती है, फिर वो रेगुलर बेल दे सकती है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा। और ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद समेत जो 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ गई हैं। अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कस गया है और अब अतीक अहमद दोषी करार दिया जा चुका है, उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है और उमेश पाल के परिवार वालों ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बिल्कुल मोइन, क्या जानकारी मिल रही है रिमांड के बारे में? जैसी जानकारियां सामने आ रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अतीक की रिमांड की मांग करे प्रयागराज पुलिस, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, इस संभावना से अभी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अतीक अहमद का जो भाई अशरफ था उसे अभी यहां से नहीं निकाला गया है। हालांकि उसे इस केस में दोषमुक्त करार दे दिया गया था, तो बहुत मुमकिन है कि प्रयागराज जो पुलिस है वो उमेश पाल मर्डर केस में जो अतीक अहमद और अशरफ हैं उनका जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवा सकती है। और इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम वकील जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस इस बात की कोशिश जरूर करेगी कि उमेश पाल मर्डर केस में भी अतीक अहमद और अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाए। ये जो नई बिल्डिंग आप हमारे सामने देख रहे हैं, इससे ठीक पीछे एक पुरानी बिल्डिंग है, सेशन कोर्ट की ही वो भी बिल्डिंग है। वहां पर जो सीजीएम है वो बैठते हैं। हत्या का मुकदमा है तो उस मुकदमे की सुनवाई सीजीएम कर रहे हैं, तो वहां पर ले जा करके अंदर से इंटरनल रास्ता बना हुआ है। तो जो पुलिस है वो अतीक अहमद और अशरफ को इंटरनल रास्ते से जो पीछे की बिल्डिंग है, जो सीजीएम कोर्ट है, वहां लेकर जा सकती है और उमेश पाल मर्डर केस में इनका जुडिशियल रिमांड बनवा सकती है। और जब जुडिशियल रिमांड मंजूर हो जाएगा, जुडिशियल कस्टडी मंजूर हो जाएगी, तो पुलिस अपनी कस्टडी में लेने के लिए भी, पूछताछ के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। यानी अतीक अहमद और उसके परिवार को कहीं से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है और उसके आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। उमेश पाल के अपहरण
केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और इसके बाद उमेश पाल की जो हत्या हुई थी 24 फरवरी को, जिसमें उमेश पाल समेत उनके 2 सरकारी गनरों को मौत के घाट उतारा गया था, उस मामले में भी आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बन सकता है। ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में पहली मंजिल पर स्पेशल MP MLA कोर्ट है, जिस कोर्ट ने अतीक, यही मुकदमा था ना। मतलब जब वादी कहेगा तब आपके द्वारा अपील की जाएगी। बिल्कुल, हम लोग निर्देश से, उसके निर्देश से ही वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी चॉइस का वो अभिव्यक्ता कर सकता है अपने बचाव में। आप लोगों के द्वारा क्या बहस करें, क्या दलील दी गई, क्योंकि उसमें 364A भी लगाया गया है, सारी चीजें वो तो पहले बहस हो चुकी है, आज ये सजा के प्रश्न पर बहस की गई। सर आप बैठ जाइए, बात करिए। रुक जाइए। हाँ, थैंक यू। बंद कर दीजिए। तो देखिए, अतीक के वकील थे, वो कह रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कानून के नियमों के मुताबिक। और अतीक को उम्र कैद होने के बाद वकील ने कहा कि कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे, ये उन्होंने कहा है, और हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी, अतीक के वकील ने बयान दिया है। तो उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई है, साथ ही 2 जो दोषी उनको भी सुनाई गई है। इन सब के बीच अब अतीक के वकील ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा अधिकार है और इसको चुनौती हाई कोर्ट में जाकर दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर आज की है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, सश्रम कारावास ये रहेगा, साथ ही साथ 1-1 लाख का हर्जाना भी लगाया गया है तीनों दोषियों पर। तो उमेश पाल अपहरण कांड जो कि 2006 में हुआ था 28 फरवरी को, उस मामले में इस सजा का ऐलान हो गया है। और अतीक अहमद जो 43 साल से अपराध की दुनिया में था, उसके 101 मामलों में ये पहला मामला है जिसमें उसे दोषी करार देने के बाद सजा मिली है। बाकी 100 मामले सुनवाई के दायरे में हैं। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जो अभी 1 महीने पहले उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसमें क्या पुलिस रिमांड मांगेगी, क्या साबरमती जेल जाना है, उसके पहले जुडिशियल कस्टडी की स्थिति बन सकती है। एक बार फिर से रुक करते हैं मोहम्मद मोइन का। मोइन, अब क्या जानकारी मिल रही है अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल ले जाने को लेकर, या वहां की हलचल को लेकर कोई नया अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को प्रयागराज से 3 जून 2019 को साबरमती जेल ट्रांसफर किया गया था और उसे उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाए जाने के लिए प्रयागराज लाया गया था। चूंकि 1 दिन पहले ही वो आ गया था, इस वजह से सुरक्षा के मद्देनजर उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। उस केस में फैसला सुनाया जा चुका है, अतीक अहमद को दोषी करार दिया जा चुका है। लिहाजा अब अतीक अहमद को साबरमती जेल वापस जेल भेजे जाने की बारी आ गई है। लेकिन इस बीच उमेश पाल की हत्या पिछले महीने हो गई थी 24 फरवरी को। उमेश पाल के साथ साथ उनके 2 सरकारी जो गनर थे, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। अभी तक प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो कि दोनों नामजद आरोपी हैं, उनके खिलाफ जुडिशियल कस्टडी रिमांड नहीं बनवाया है। तो बहुत मुमकिन है कि अतीक और अशरफ इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज में ही नहीं बल्कि सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे ठीक सामने जो आप एक ग्रे कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, क्रीम कलर के, उस बिल्डिंग में MP MLA कोर्ट है, जहां पर अतीक और अशरफ को आज पेश किया गया था। और उसके ठीक पीछे एक पुरानी बिल्डिंग है, उस पुरानी बिल्डिंग में CJM बैठते हैं, जो कि क्या कहते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड तैयार कराएंगे। तो वहां पर अतीक और अशरफ का जुडिशियल कस्टडी रिमांड उमेश पाल मर्डर केस में बनवाया जा सकता है। और जब उस केस में जुडिशियल कस्टडी रिमांड बन जाएगा, तब प्रयागराज पुलिस, जो इस केस के विवेचक हैं, धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर, वो कोर्ट में एक अर्जी लगा सकते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों इस मामले में नामजद आरोपी हैं, हमें उनसे पूछताछ करनी है, हमें कुछ क्रॉस चीजों को, कुछ तथ्यों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना है, इसलिए उन्हें हमारी कस्टडी में दिया जाए। तो 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी जा सकती है। बिल्कुल। और मोइन, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुबह कोर्ट के बाहर गहमा गहमी थी, यहाँ पर लोग उत्सुक थे अतीक को देखने के लिए, अशरफ को देखने के लिए, मुकदमे को लेकर, अब सजा के ऐलान के बाद वैसी गहमा गहमी है या लोग वापस यहाँ से जा रहे हैं? अब देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह की गहमा गहमी, जिस तरीके की भीड़ हमने दोपहर के वक्त देखी थी 12:15 बजे के आसपास, जब अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर वज्र वाहनों पर लाया गया था,
उतनी तो भीड़ नहीं है, भीड़ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सड़क खाली हो गई है। कोर्ट कैंपस के बाहर की तस्वीरें हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो लगातार पैन करके दिखाएं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि इस वक्त कोर्ट कैंपस के बाहर किस तरीके का नजारा है, किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की अफरा तफरी है, किस तरीके की जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। एक तरफ सुरक्षा कर्मी हैं जो सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जो गेट नंबर 1 है, जिस गेट से अतीक अहमद समेत जो बाकी आरोपी हैं उनको वज्रवाहन के से अंदर डाला गया था, अंदर दाखिल कराया गया था, वो पूरा जो गेट है उसको कवर किए हुए हैं। इनमें पुलिस के साथ साथ पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वकीलों का हुजूम है, देश भर के मीडिया कर्मियों का हुजूम है और तमाम आम नागरिक हैं इसमें मौजूद जो कि इस बहुचर्चित मामले के फैसले से वाकिफ होना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।